हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है फोर्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एनी पुश और पुल विच कॉजेज अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, मान लो ये बॉक्स रेस्ट पे है, अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में हो जाएगा। और मान लो एक मिनट, हाँ, मान लो ये कार है, टायर तो लगा लें, ये मोशन में जा रही है। और जब इस जो कार में ड्राइवर बैठा है, इसने जब ब्रेक अप्लाई किए, तो जब ब्रेक अप्लाई हुए तो क्या लगा? फोर्स लगा। तो उस फोर्स ने क्या किया, जो ये मोशन में थी कार, इसको रेस्ट पे ला दी। ठीक है, तो ये होता है फोर्स। तो चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांजिशनल, एक होता है रोटेशनल। So a rigid body when acted upon by a force has two type of motion। अब एक बॉडी है, अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो दो तरह के मोशन होंगे। एक होगा ट्रांजिशनल, जो होता है स्ट्रेट लाइन में। ट्रांजिशनल मतलब स्ट्रेट लाइन, जहाँ हम इसे कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, सो ये होता है स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट आ गया हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कैसे? ऐसे रोटेशन करेगा जब। तो लीनियर मोशन देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। व्हेन अ फोर्स इज एक्टेड अपॉन अ रिजिड स्टेशनरी बॉडी। अब एक रिजिड हार्ड स्टेशनरी बॉडी है विच इज़ फ्री टू मूव, जो फ्री है मतलब कहीं पे भी पिवटेड नहीं है। इट कॉजेज लीनियर मोशन व्हेन फ्री टू मूव, इट कॉजेज लीनियर मोशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल मोशन। वही है ये एग्जाम्पल। जब यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे मूव करेगी, ऐसे तो करेगी नहीं। अगर फोर्स ऐसे लगाओगे, अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो ऐसे तो मूव करेगी नहीं बॉडी। तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर मोशन। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन देखो कैसे होता है। ये क्लॉक दिख रहा है, हमारा जो क्लॉक होता है वो रोटेशनल मोशन करता है। लेकिन रोटेशनल मोशन होता क्यों है? अब बॉडी, अब ये क्लॉक तो ऐसे भी जा सकती थी इसकी सुई। इफ अ बॉडी इज पाइप, अब एक पॉइंट पे ये फिक्स है। अगर एक पॉइंट पे मान लो ये जो पेन है ये यहाँ इस पॉइंट पे फिक्स है, अब ये ऐसे ऐसे फिक्स है मान लो एक मिनट, हाँ, तो अब ये ऐसे मोशन थोड़ी ना करेगा। अब जब मैं इस पे यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे सर्कुलरली रोटेट होगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन। जब कोई चीज़ एक पॉइंट पे फिक्स हो, एक पॉइंट पे फिक्स हो और बाकी सारी जगह से फ्री टू मूव हो, तब रोटेशनल मोशन कॉज होता है। नेक्स्ट आ गया मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम कहते हैं टॉर्क। कुछ नहीं होता, जब लीनियरली लगता है तब हम कहते हैं फोर्स, और जब हमारा रोटेशनल होता है उसमें हम इसको टर्म दे देते हैं टॉर्क की। अब जब भी हमारा टॉर्क मतलब कि अप्लाई होगा फोर्स, ठीक है, जब भी हमारा टॉर्क जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल पे होगा। अब ये मान लो हमारे डोर है, ये उसके हिंजेस हैं, ठीक है, ये है उसका हैंडल, ये हैंडल है, ये हमारे हिंजेस हैं। तो जब हम इस डोर पे फोर्स लगाएंगे, जब हम इस डोर पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो जब भी हमारी टॉर्क लगेगी तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स जाके टॉर्क कह लो इसे, इसके फैक्टर्स हैं कुछ जो इसे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल का डिस्टेंस। अब यहाँ हिंजेस से डोर हैंडल तक का डिस्टेंस, फर्स्ट फैक्टर ये है। नेक्स्ट है फोर्स। अब इसे समझो, देखो, अगर आगे हैंडल होगा, अगर ये जो हैंडल है यहाँ पे होता तो ये क्या होता, डिस्टेंस कम होता, तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती। अब हैंडल दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फोर्स कि जो टॉर्क है, टॉर्क का सिंबल ये होता है जिसे हम कहते हैं टाउ।
तो की जो टॉर्क है वो क्या है, वो है इक्वल टू एफ इंटू आर। आर जो हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि जब डिस्टेंस कम होगा तब फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ये देखो, ये रहा टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब जब रोटेशनल मोशन होता है तो दो तरह की मूवमेंट होती है, ये हमें पता ही है। एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इधर की तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ को। तो अब जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, जो क्लॉकवाइज होती है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसे पॉजिटिव ही होती है नेगेटिव होती है, ये एक अजम्पशन मानी हुई है, पर सारी बुक्स में ये अजम्पशन ऐसे ही है। तो हम इसे ऐसे ही कंसीडर करके चलते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स की एग्जांपल, ठीक है, वही डोर जो हिंजिस के बारे। नेक्स्ट आ गया कपल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कपल का मतलब समझो, मतलब कि जब हम रोटेशन करते हैं, जब हम किसी चीज़ की रोटेशन करते हैं, मान लो हम ये टैप ही खोल रहे हैं, तो एक फोर्स हम लगाते हैं इधर से, मतलब एक इस अंगूठे से लगती है, एक इस फिंगर से लगती है, तो दोनों तरफ से फोर्स लगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस चीज़ को हम कपल कहते हैं। बिना कपल के हमारी बॉडी रोटेट ही नहीं कर पाती। अब ये देखो, ये पेन है, एक मिनट, अब मैं इसे टर्न करूँगा, एक फोर्स यहाँ से लगेगी ये वाली, एक यहाँ से लगेगी। ठीक है, तो इसे हम कपल कहते हैं। ये देखो, अब जो हमारे रेंच होते हैं जो कार के टायर के लिए होते हैं, ये एक फोर्स ऊपर को लगा रहा है, एक फोर्स नीचे को लगा रहा है, तो दिस इज नोन एज कपल। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सिंगल फोर्स ऑलवेज डज नॉट कॉज रोटेशन इन बॉडी। वही बात कि एक सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशन नहीं कॉज कर सकती। देयर इज अ नीड टू बी अ सेट ऑफ फोर्सेस। सेट ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस चाहिए, विच इज टुगेदर नोन एज कपल्स। वही बात, अब जो मैंने एग्जांपल ली थी टैप की, कि एक तरफ से आप फोर्स लगाओगे तो दूसरी तरफ से रोटेशन में अपने आप फोर्स लगेगा ही, अगर नहीं लगाओगे तो रोटेशन ही नहीं होगी। देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल मोशन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ कपल। कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। तो मान लो ये हमारा फिक्स पॉइंट है जो है ओ, ठीक है, इसे हम फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। तो ये एक ऐसे बनाया हुआ है जैसे कि हमारा सीसा होता है, बस यहाँ से ये फिक्स्ड है और ये इसके बीच में डिस्टेंस है। एक फोर्स नीचे को लग रही है, एक फोर्स ऊपर को लग रही है, जिसके कारण ये बैलेंस्ड है। ठीक है, और रोटेशन हो सकती है इसमें, क्योंकि इसमें दो तरफ से फोर्स लग रही है, एक तरफ से नहीं लग रही, दिस इज कॉल्ड कपल, जहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स लगे। तो अब इसका ये बनता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स एट इस साइड और मूवमेंट ऑफ फोर्स एट दिस साइड, तो अगर ये इक्वल होंगे तो ये बैलेंस्ड होगा। तो ये देखो, अब ये फोर्स लग रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या था टॉर्क का, टॉर्क एट ओ ए इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओ ए इंटू ओ ए, और टॉर्क एट ओ बी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी। चलो हो गया ये मूवमेंट ऑफ कपल, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम से हमें इसके नाम से पता लग जाता है कि इक्वल when a number of forces acting on a body produce no change in its change of state of rest or motion, the body is said to be in equilibrium position. अब इसके एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक बॉडी खड़ी है, स्टिल बॉडी है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, मूव करेगी नहीं करेगी ना, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक, वो हम बाद में करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम समझ लो अच्छी तरह से होता क्या है। तो अब ये एग्जांपल देखो, ये फोर्स दोनों नीचे को लग रही हैं,
ये ऊपर को लग रही है, जिस कारण ये बैलेंस्ड है। लाइक हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमने 9th में पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वही कंसेप्ट है ये कि एक फोर्स, अब ये देखो एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, दोनों फोर्स कैंसिल आउट होगी, तो ये क्या हो गया, बॉडी वहीं पे खड़ी है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो रेस्ट की स्टेट में रहती है, वही एक फोर्स यहाँ से एक फोर्स यहाँ से रेस्ट की स्टेट में है, उससे हम टर्म देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब एक बॉडी मोशन में ही रहती है, बाकी फोर्स लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लो, अब जो हमने फार्मर्स देखे वो ऐसे ऐसे पत्थर घुमाते हैं, तो ये जो पत्थर घूम रहा है, एक फोर्स इसकी अंदर को लग रही है, एक फोर्स अंदर को लग रही है, और एक फोर्स इसकी बाहर को लग रही है। अब आप देखोगे जब आप घुमा रहे हो, जब आप छोड़ दोगे तो वो एक डायरेक्शन में बाहर को जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में बाहर को जाएगा, तो वो क्या होता है, मतलब बाहर को फोर्स लग रही है। और अगर आप ना छोड़ो और उसको स्लो डाउन कर दो तो वो अंदर को आएगा, मतलब कि एक फोर्स अंदर को लग रही है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, जिस कारण वो बॉडी मोशन में ही है, जिस कारण वो बॉडी मोशन में ही है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर से देखो, इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब बॉडी रेस्ट या मोशन की स्टेट में रहे, बाकी फोर्सेस जो कि नेचर लगा रही है, उनके लगने के बावजूद भी जो बॉडी है वो रेस्ट या मोशन में रहे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब रेस्ट में रहे, और डायनामिक इक्विलिब्रियम जब मोशन में रहे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वेट्स constituting the body is zero. The entire weight of the body can be considered to act at one point. अब हम कोई भी एक irregularly shaped body ले लेते हैं, ठीक है, इसमें मतलब इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली होंगे, as it is a matter। तो ये जो इसके अंदर मतलब ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ही मतलब कि वो वर्ड है हमारा जो पार्टिकल्स, ट्रिकी वर्ड है, ना ही मैंने मॉलिक्यूल्स का ना ही एटम्स का, पार्टिकल्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब ये हमारी बॉडी है, अलग अलग इसके मतलब पार्टिकल्स, जो इसमें पार्टिकल्स है वो नीचे को क्या लगा रहे हैं, फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, नीचे को एक फोर्स लगा रहे हैं ना ड्यू टू इट्स वेट। तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे ये जो सारा वेट है बॉडी का एक पॉइंट पे जो आता है वो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और जैसे कि हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, जैसे कि हम ऐसे बुक्स घुमाते हैं, मतलब कि एक फिंगर पे जो बुक्स घुमाते हैं, तो वो कैसे होता है, सेंटर ऑफ मास ढूंढ के उसका, कि एक पॉइंट पे जो बॉडी है उसका सारा वेट है जिसके कारण वो रोटेट कर रहा है। तो यही है, जो सारे पार्टिकल्स का जो वेट है वो एक सिंगल पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट पे उस जो बॉडी का वेट है वो लग रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब ये इरेगुलरली शेप्ड बॉडी क्या है, और जो रेगुलरली शेप्ड होती हैं उनकी फिक्स होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मान लो जो हमारा रेक्टेंगल है, उनके जहाँ पे ये डायगोनल अच्छे से बनाते हैं, जो हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम है, रहम्बस भी है, उसके जहाँ पे ये डायगोनल्स मीट होते हैं उस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उनका। और जो हमारा सर्कल होता है उसके बीच में, उसके बिल्कुल सेंटर में होता है। जो हमारा ट्रायंगुलर होता है उसके जो मीडियंस का सेंटर है यहाँ पे होगा,
वहाँ पे होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और जो हमारा नेक्स्ट होता है, हाँ, सिलेंडर। नेक्स्ट होता है हमारा सिलेंडर, उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, एक्सिस के सेंटर में, जहाँ पे वो ऐसे रोटेट कर पाए, ठीक है। और जो हमारी रॉड होती है, नेक्स्ट होती है हमारी ये रॉड होती है, इसके भी बिल्कुल सेंटर में वही एक्सिस पे होता है। और कोई को हाँ, कोन ले लो। तो ये जो हमारा है कोन है। अब दो तरह के कोन होते हैं, एक होता है खाली मतलब हॉलो कोन, और एक होता है हमारा सॉलिड कोन। अब हॉलो कोन कैसे होगा, जो कि हमारी बर्थडे पे जो कैप होती है वो हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है। तो उसमें जो हॉलो कोन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी हाइट है, जो हमारी ये हाइट होती है उसका थर्ड पार्ट, मतलब कि हाइट का 1/3 पार्ट पे जो हमारा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और जो सॉलिड कोन होता है, सॉलिड कोन के एग्जांपल, तो सॉलिड कोन मान लो जैसे कि ये आइसक्रीम वाला कोन, और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भरा हुआ है। सो जो इसका होगा 1/4 पार्ट, जो इस कोन का 1/4 पार्ट होगा वो होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एरिया। फिर से रिवाइज करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जो सारी बॉडी पे जो पार्टिकल्स का वेट होता है जब एक पॉइंट पे आ जाता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब कुछ रेगुलरली शेप्ड जो है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो रहम्बस, पैरेललोग्राम और स्क्वायर होती है उनकी जो पे मीडियंस मीट करते हैं, डायगोनल्स मीट करते हैं, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सर्कल की बिल्कुल सेंटर में, ट्रायंगल की जहाँ पे उसके मीडियंस मीट करते हैं, सिलेंडर की उसके एक्सिस पे होती है, रॉड की भी उसके एक्सिस पे होती है। जो हॉलो कोन होता है उसकी हाइट का 1/3 पार्ट पे होती है, और जो सॉलिड कोन होता है उसकी हाइट का 1/4 पार्ट पे होती है। सो नेक्स्ट आ गया अब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है, मतलब 1C का टॉपिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आएंगे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से, वही टॉर्क इजिकल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आ गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक बॉडी है सर्कुलर मोशन में, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। इसकी क्या है, मान लो ये यूनिफॉर्म स्पीड पे है, यूनिफॉर्म स्पीड पे है, एक ही स्पीड पे है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले हम लीनियर के एग्जांपल लेंगे। अब व्हेन वी सेड दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, जब एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो, देन वी सेड दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और यही होता है सर्कुलर मोशन में, जब मतलब यूनिफॉर्म टाइम और ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो तब होती है हमारी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी है, जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी, बट सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। वेलोसिटी हमेशा जो है नॉन यूनिफॉर्म रहती है। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है हमेशा नॉन यूनिफॉर्म रहती है। देखो कैसे, अब भी मान लो ये बॉडी है, मूव कर रही है, यहाँ पे एक डायरेक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे कर रही है, ये एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। सो हम क्या कहेंगे, दैट दिस बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तब जो बॉडी होती है वो एक्सेलरेटेड होती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो ये चीज़, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में हो, यूनिफॉर्म टाइम मतलब इक्वल डिस्टेंस। हाँ, तो वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसीलिए जो है मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये जो हमें आपको ये स्क्रीन है जो क्लियरली विजिबल हो रही होगी, तो इसलिए मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब हम हमारे जो क्वेश्चन पे थे कि जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है
दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड व्हाई इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। तो इसका जो हम आंसर है वो क्या दे सकते हैं, तो इसका जो हम आंसर दे सकते हैं कि द बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज इट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, is in non-uniform velocity due to which it is said to be accelerated। जो भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी वो एक्सेलरेटेड में होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अब मैंने एक एग्जांपल ली थी कि एक स्टोन है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे पाइवेटेड है। पिवटेड मतलब एक फिक्स्ड है पॉइंट पे, एक यहाँ से फिक्स्ड है ये इस पॉइंट पे, और इसकी एक रोटेशन कर रहा है, कोई एक इसकी रोटेशन कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से इस फिक्स पॉइंट से छोड़ दे तो ये स्टोन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, अगर यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा हो अगर, तो ये कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये जा क्यों सकता है बाहर, कि भाई ये बाहर ही क्यों जाएगा अगर इसे अंदर से छोड़ें। तो ये जो मदर अर्थ है, मतलब मदर नेचर है, ये एक बाहर को अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, बाहर को अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है विच इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मतलब जो फोर्स बाहर की तरफ लग रही है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट अगर हम इसे तेज घुमाते रहे और एकदम से स्लो डाउन कर लिया तो ये कहाँ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा भाई, मेरे भाई ये अंदर की तरफ आएगा। विच ड्यू टू विच जो क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा भैया। देखो अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ नहीं जा रहा, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, अंदर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिससे क्या होगा, ये जो स्टोन है ये अंदर की तरफ आएगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। जो बाहर की तरफ लगता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, जो अंदर के लगता है वो है सेंट्रीपेटल। एक और एग्जांपल ले लो, रियल लाइफ एग्जांपल एक और ले लो। मान लो ये सन है, ये उसके अराउंड ऑर्बिट्स है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ सन की तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहा है अर्थ के ऊपर, ताकि जो अर्थ है इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहे, ठीक है। सन जो है अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, मतलब सारे प्लैनेट्स पे लगा रहा है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टेड रहें। अगर भगवान ना करे कि किसी दिन इस सन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ख़त्म होगी, सारे प्लैनेट्स कहीं भी अपनी मनमर्जी के मालिक, हम तो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं भैया, जहाँ मर्जी घूमेंगे, तो क्या है अपनी मर्जी से ये कहीं भी रैंडम डायरेक्शन में चले जाएंगे। और ये देखो रैंडम डायरेक्शन में चलेंगे, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से भाई। बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टेड अंदर सन की तरफ अट्रैक्टेड क्यों है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरफ से। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरह से समझ आया होगा। तो इसी से साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फोर्स फिजिक्स का वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तब तक के लिए बाय।